अधूरे ख्वाब की टीम आज निकल रही है एजुकेशनल हब बन चुके शहर कोटा। कोटा शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। अधूरे ख्वाब की टीम इससे पहले भी कई बार कोटा गई और यहाँ के हालात आप तक पहुँचाने की कोशिश करती रही है। चाहे कोटा का पुराना शहर हो या फिर कोई और मोहल्ला या क्षेत्र, सभी जगह के हालात आप तक पहुँचाए गए हैं। एक बार फिर अधूरे ख्वाब की टीम कोटा के चंबल नदी के किनारे बसे कुछ इलाकों में जाएगी और वहां के तालीम, रोजगार और जमीनी हालात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो आइए चलते हैं कोटा और जानते हैं यहाँ के मुस्लिमों के हालात। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची चंबल नदी के किनारे बसे किशोरपुरा। करीब 8000 मुस्लिम आबादी के बीच बसे इस मोहल्ले में साफ सफाई के साथ पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और तालीम के हालात आज भी नहीं सुधरे। इतनी बड़ी आबादी के बीच सिर्फ 2 ही मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। अब जरा इनकी हालत भी देख लीजिए। एक कमरे में चलने वाले इस मदरसे में कैसे बच्चे अपना भविष्य संवार पाएंगे, ये सोचने की बात है। ना तो इनके पास जगह है और ना ही किताब, पेन और ड्रेस। ऐसे में इनका मुस्तकबिल बेहतर बने तो कैसे? टीचर्स का कहना है कि ये बच्चे इतने गरीब घर से हैं कि इनके माँ बाप पेंसिल, कॉपी जैसी जरूरत भी पूरी करने में असमर्थ हैं। सिर्फ किताबें मिलती है, कॉपी नहीं मिलती। और ड्रेस तो हमने ऐसे इमदाद के उससे कलेक्ट करके पैसा और उससे लाए। बिल्कुल जो झोपड़पट्टी वाले हैं ना, दशहरे मैदान के इधर रहते, यहाँ से भी आते हैं हमारे, और बिल्कुल लो कैटेगरी का है तबका। तो पेंसिल रबर तक लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते। कॉपी भर जाती है, हम कहते हैं लाओ लाओ, तो बड़ी मुश्किल से लाते हैं। हमारा भी बहुत दिल दुखता है इस बात से। हमारे यहाँ 53 बच्चे हैं, नामांकन 53 का है, 40 समथिंग बच्चे आ जाते हैं। हम लोगों को यही एक हॉल तो ये है, एक मस्जिद के नीचे एक हॉल है, तो जैसे थोड़ा होती है परेशानी तो मस्जिद के वहाँ पे नीचे पढ़ा लेते हैं, यहाँ पढ़ा लेते हैं। किताबें निःशुल्क दी जाती हैं। इस तरह से कॉपी, पेंसिल, रबड़ ये भी निःशुल्क दिया जाना चाहिए, बैग निःशुल्क दिया जाना चाहिए। और हम लोगों के जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो दिया जाता है, यूनिफॉर्म दी जाती है, बैग दी जाते हैं बच्चों को, पेंसिल बॉक्स दी जाती है, लेकिन यहाँ मदरसों में नहीं दी जाती। मदरसों में हम लोगों ने ही यूनिफॉर्म का हम लोगों ने मदद करके जैसे चंदे के तौर पे ऐसे बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाई, नहीं तो बच्चे फटे हुए कपड़े पहन के आते थे। कोई किसी के पास जर्सी नहीं है, तो हम लोग करते रहते हैं, कैसे भी एडजस्ट करते हैं, इंतज़ाम करते हैं इनके लिए। मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार का एक हिस्सा है। मदरसा बोर्ड में संचालित पैरा टीचर उनका एक हिस्सा है, लेकिन सरकारें पूरी तरह उस पर ध्यान दे नहीं पाती। आज मेरे क्षेत्र में चले आप सपोजिंग मान लो कोटा शहर है, कोटा शहर में 25 या 50 मदरसे संचालित होते हैं, तो 50 मदरसों के ऊपर शहर की 50 लोगों की कमेटी गठित होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के उन सब लोगों को सम्मिलित करनी चाहिए, ताकि वो अपने अपने नेताओं में प्रेशर बना सके। बिगड़ दबाव के इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, मेरा मानना ये। अभी हमने क्या कर रखा है, मदरसे रजिस्टर्ड करा दिए, उसमें पैरा टीचर लगा दिए, लेकिन पैरा टीचर लगाने के साथ साथ उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। किसकी जिम्मेदारी है? उस 2 पैरा टीचर की जिम्मेदारी। हॉल बनता है तो ठीक होना, कोई बात नहीं। आइए अब चलते हैं करीब में चल रहे दूसरे मदरसे में। यहाँ के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले मदरसे में 2 पैरा टीचर्स हैं और वो एक छोटे से कमरे में चल रहा है, जबकि इस मदरसे को 5 पैरा टीचर्स मदरसा बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। लोगों की इमदाद से और किराए के मकान में चलने वाले इस मदरसे के हालात भी ठीक नहीं हैं। यूनिफॉर्म हम अपने लेवल पे ही सब लोग पैसा इकट्ठा करके करवाते हैं। कुछ हमें जो समाज के लोगों से भी थोड़ा सी मदद मिल जाती है यूनिफॉर्म वगैरह के लिए। इनकी कॉपी हम लोगों ने इनको इस बार कॉपीज़ भी दी हैं। बुक्स तो आई जाती है गवर्नमेंट से, कॉपीज़ हम लोगों ने इनको दी है। इसके अलावा पेंसिल, रबड़ वगैरह हम इन लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। बहुत कमी होती है इन लोगों के पास पेंसिल वगैरह। अक्सर ये लोग इतना सा टुकड़ा लेकर आते हैं जो फिर हम लोग यहीं से मदरसे से इनको देते हैं।
कभी हम मंगवा के देते हैं, कभी उसमें SFG में उसमें आ जाता है, उसमें मंगवा के रखते हैं, तब हम उन लोगों को देते हैं बच्चों की तादाद देखते हुए, क्योंकि पिछली बार कम थी, अभी इस बार बढ़ गई और हो सकता है अगली बार में और बढ़ जाए। उस हिसाब से एक पैरा टीचर और चाहिए हमें, और जगह का थोड़ा सा मसला है, जगह भी अवेलेबल करवाई जाए हमें, क्योंकि ये हमने अपने स्तर पे ले रखी है जगह। ये डिस्टर्बेंस होता है, हम पढ़ा रहे हैं, अगली क्लास वाले पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, हम कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। एक ही हॉल में बैठने से बच्चे भी इधर उधर देखते रहते हैं और आपस में शैतानियाँ तो सभी जगह करते हैं, वो सारी चीज़ों का टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं। काम करने के लिए हम लोगों को ये चेयर्स वगैरह भी सिर्फ 2 चेयर मिली हुई है, ये भी हम लोगों ने अपने स्तर पर मंगवाया, टेबल नहीं है हमारे पास, बड़ी दिक्कत होती है सब काम करने में। तालीम के हालात तो इतने बेहतर तो नहीं है जितना हम समझ सकते हैं, अलर्ट नहीं है, मतलब अवेयरनेस नहीं है जैसा कि होनी चाहिए। कोशिश तो है गवर्नमेंट की और हम भी कर ही रहे हैं, बाकी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आइए अब चलते हैं किशोरपुरा के करीब बसी वक्फ कॉलोनी में। करीब 7,000 की मुस्लिम आबादी वाली इस कॉलोनी के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं हैं। साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है, साथ ही खुले नाले और टूटी फूटी सड़कों से भी यहाँ के हालात खराब हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि यहाँ समय से सफाई नहीं होती। बरसात के दिनों में नाले का गंदा पानी भी लोगों के घर में भर जाता है। पानी की सबकी सेवा तो बड़ी अच्छी है, नगर निगम की ये सफाई की भी है, पर ये कचरा और ये पड़ा रहता है ना, ये गंदगी ज़्यादा है, यहाँ उठाते ही नहीं है, कहीं यहाँ पॉइंट ही नहीं है। उनको रोक के भी कहते हैं, दशहरे में बहुत सड़े वो यहाँ पे कचरा, ये मुर्गियों का मलबा डालते थे ना, तो वो लगता ही नहीं था डब्बा, अभी तो फिर भी डब्बे में ले जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सड़ते थे। पूरी गली और पूरा नाला जैसे कि पूरी तरह से खुला हुआ है। यहाँ पे जो पूर्व में जो वार्ड पार्षद थे, सिर्फ उन्होंने अपनी कमाई पे और अपनी जेब पे ध्यान दिया हुआ है, बाकी किसी भी पूरी तरह से वार्ड की आप हालत देख रहे हैं, गंदगी भी हो रही है। पास में स्कूल है, लेकिन स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है, पूरे पटान खुले हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की स्कूल देखते हुए और वार्ड का जो माहौल है उसको देखते हुए पूरा वार्ड का माहौल सुधारा जाए। जो पटान जो खुले हुए हैं, पूरे पटानों को यहाँ पे बिल्कुल ठीक करा जाए। ये हमारी एक बड़ी समस्या है। नाली खुली हुई है, इसकी वजह से काफ़ी गंदगी होती है। पास में स्कूल है, बच्चों को यहाँ पे जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। मच्छरों की वजह से बच्चे काफ़ी बीमार भी रहते हैं। यहाँ पर आए दिन जानवर मरे रहते हैं और यहाँ मोहल्ले के सारे बहुत परेशान हैं। आए दिन बच्चे, कम से छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनमें बीमारियाँ फैलती है। उसकी वजह से सारा मोहल्ले इतना परेशान है, ना ठीक से हम लोगों से खाना खाया जाता है और ना हम यहाँ पर सहूलियत के साथ रोज़ फजर की नमाज़ के लिए निकलते हैं। नमाज़ी को इतनी परेशानी आती है कि एक भी नमाजी सही सालिम नहीं निकलता यहाँ से। आज थोड़ी सफाई नज़र आ रही है, सिर्फ आज नज़र आ रही है, वरना इसकी कंडीशन ये होती है कि ये पूरा रोड जो संधा हुआ है, ये पूरा का पूरा रोड जो है ये इसके कूड़े करकट से जो पूरा संधा रहता है और लोगों का निकलना, गाड़ी तो बहुत दूर के, पैदल निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो लिहाजा जो है इसकी बदबू स्मेल आप खुद महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त क्या स्मेल आ रही है। रोड इस कदर गंदगी है, जहाँ गाय फंस जाती है, 2-3 रोज है ना शिकायत करने जाते हैं जब गाय निकालने आते हैं। इस कदर बदबू होती है बहुत ज़्यादा। एक तो ये रोड बना है हमारा, इससे बहुत परेशानी है। इतना तो पानी रहता है, निकल नहीं सकते, नाला भर जाता है, मकानों में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भरता है हमारे मकान में। अब बहुत इतनी नदी भर जाती है, बच्चे रुक जाते हैं हमारे, और के ना से ना हमारे बहुत परेशानी है। बरसात के अंदर इतनी समस्या आती है कि घुटनों से और यहाँ तक का पानी रहता है और सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। पूरा रोड पूरा खुदा हुआ है, नाला काफ़ी खुदा हुआ है और इतनी समस्या आती है कि जब पानी बढ़ता है तो गाड़ियाँ आना जाना बंद हो जाता है और जो नया आदमी आता है जिसको नहीं मालूम होता है तो वो या तो गड्ढे में गिरता है या पानी में डूबता हुआ नजर आता है। यहाँ तो केवल एक ही दिक्कत आती है, जब भी मेला, यहाँ क्या है, पास में दशहरा मैदान है, जब भी यहाँ मेले लगते हैं तो अक्सर साल में ज़्यादातर टाइम मेले लगे रहते हैं, तो उनका जो मेले का जो कचरा निकलता है वो इधर बस्ती की तरफ ही आता है और जब गंदगी रहती है तो यहाँ मच्छरों की भरमार होती है। वक्फ बोर्ड कॉलोनी में भी 1-2 मदरसे और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, पर उनकी हालत भी खस्ता है।
2 कमरों में चलने वाले इस स्कूल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ज्यादा है, पर कमी है तो सिर्फ जगह की। ऐसा नहीं है कि स्कूल के पास जगह नहीं है, बल्कि नगर विकास न्याय कोटा की तरफ से इस स्कूल को जमीन आवंटित की गई है, पर कुछ लोगों की वजह से इस पर भी कोई काम होता नजर नहीं आता। बच्चे तो 90 हैं तकरीबन, और स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। हम चाहते हैं कि कमरे बन जाएं यहाँ पर। तो यूआईटी ने हमें ज़मीन तो अलॉट कर दी, उसमें हमने एसएमसी के माध्यम से और हमारे एक प्रगतिशील मोर्चा चलता है, उनके माध्यम से हमने मिट्टी डलवा दी है इसमें। और अभी गवर्नमेंट हमें एसएसए के ज़रिए पैसा नहीं दे रही है, तो वो अगर पैसा मिल जाएगा तो हम वहाँ पर भवन बनवा देंगे। अभी तक 2 शिफ्टों में स्कूल चलता हुआ है, क्योंकि मात्र 2 ही कमरे हैं। तो 2 शिफ्टों में मॉर्निंग शिफ्ट में मेरे 5वीं से 6वीं 7वीं 8वीं चलती है, और डे शिफ्ट में मेरी 1ली, 2री, 3री, 4थी चलती है। इस ज़मीन को जो है यूआईटी द्वारा जो है 1435.5 2002 में आवंटित की गई थी। 2003 में जो है इसका कब्जा स्कूल द्वारा ले लिया गया। इसके पश्चात आज तक ये खाली पड़ी हुई है। इस ज़मीन पर अतिक्रमण होने की भी संभावना है। मैंने जो है शिक्षा विभाग और प्रशासन, राजस्थान सरकार और इन सब को पत्र व्यवहार पूरी तरीके से किए हुए हैं, और कलेक्टर और जो शिक्षा विभाग द्वारा रिकमेंड करने के बाद भी अभी तक बजट आवंटित नहीं हुआ है। रोजगार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी मायूसी ही हाथ लगती है। बहुत कम ही लोग हैं जो सरकारी नौकरी या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम नौजवान तबका शहर में वेल्डिंग और मोटर मैकेनिक जैसे पेशे से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बचपन से इसमें घुस गए तो यही समझ में आता है अपन को। तो एजुकेशन वगैरह है तो वो तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम स्थिति थी नहीं, ऐसी नहीं हो पाई ज़्यादा एजुकेशन, जब से इसी काम लग गए। भाई प्रॉब्लम वाली बात है, तो फिर अब यहाँ इतना टाइम मिलता भी नहीं है, बार बार वहाँ जाए तो वही दिक्कत आती है बस। बाकी तो मिल तो जाता है, वैसे आधे को कोशिश करो तो होता जाता है काम सारा। लेकिन एजुकेशन इतनी नहीं है हमारी, जो वहाँ सारी सुविधाएं समझ नहीं पाते। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या किसी का पर्सनल अगर उसका प्रॉपर्टी कुछ है तो मिल पाता है उसको, नहीं तो फिर वो चक्कर ही खाता रहता है। लोन वगैरह जो भी अपन करवाते हैं, लोन है या लिमिट है। ये फैब्रिकेशन का है, जाली फाटक का। ये जो मान लो कि 18-20 साल हो गए, दाल रोटी से चल जाती है। 4 बच्चे हैं मेरे, तनख्वाह 9000 रुपये। मुस्लिमों में लोग कैटेगरी होने के हिसाब से यहाँ पर जो 8वीं तक परीक्षा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद स्कूल नहीं जा पाते। उसका कारण मेन ये है कि स्कूल दूर हैं, 10वीं तक स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो काफ़ी दूर हैं, उसमें बच्चे नहीं जा पाते। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, तकनीकी जो काम होते हैं वो दुकानों पे लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेटर ये रहे कि अल्पसंख्यक जो ITI होती हैं उन्हें खोला जाए। उससे क्या है कि बच्चे जो कम पढ़ पाते हैं 8वीं तक, उन्हें अगर तकनीकी शिक्षा मिल जाए राजस्थान सरकार से तो उन्हें नौकरियाँ मिल जाएं, और काफ़ी लोन वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिल जाएं तो वो अपने उससे बड़े हो जाएं। रोज़गार के अवसर बहुत कम है यहाँ पर, और जो रोज़गार यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लोग करते हैं वो बहुत छोटे स्तर पे यहाँ के लोग काम करते हैं। जैसे मिस्त्री लाइन है या कारपेंटर लाइन है या छोटे जो व्यापार जो अपन कह सकते हैं, छोटे बिजनेस, छोटे धंधे, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति दोनों से ही गुजर रहे हैं। दोनों में यहाँ की बहुत माइनॉरिटीज़ की कमजोरी है और कमी रही है। मेरा तो सुझाव ये है सरकार की तरफ से कि जो छोटे छोटे इस तरीके के प्रारूप प्रोजेक्ट बनाए जाए, छोटे छोटे ऐसे वो बनाए जाए
प्रोजेक्ट, ताकि उनको आर्थिक और संबल मिल सके और वो अपना एक रोज़गार प्रारंभ कर सके। कहने को तो कोटा एजुकेशन हब है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई हब नहीं है, क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है कि उनको वहाँ रोज़गार मिल सके और उससे वो आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सके। रोज़गार में ऐसे हैं जिनके पुश्तैनी रोज़गार, जैसे मान लो किसी का पुश्तैनी रोज़गार है, मिस्त्री लाइन है, उनके फादर की दुकान है, अच्छा कारोबार होता है, तो वो एजुकेशन भले ही कितनी कर ले लेकिन जाना उसी काम में है। कबाड़ी का काम है, अर्निंग अच्छी हो रही है, लेकिन वो एमए बीएड कर चुका, तो उसका ध्यान तो हाईटेक तो है, कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा है। जो काम वो पहले पैसों के माध्यम से करता था, गिन के करता था, आज वो कंप्यूटर ऑपरेट करके कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हम आज पिछड़े हुए हैं, वहाँ तंजूर के माध्यम से इंशाल्लाह ताला कोटा शहर में काम जारी है। आज महिलाएं हमारी आंगनबाड़ी से जुड़ रही हैं, एजुकेशन में एनजीओ देखो आप, मुस्लिम समाज के पास कोटा शहर में कम से कम 25 से 50 एनजीओ ऐसे काम कर रहे हैं जो महिलाओं को घर बैठे काम दे रहे हैं। जो पहले महिलाएं बीड़ी काम करती थी या बंधुआ मजदूरी में जाती थी, आज वो एनजीओ के माध्यम से अपने आप को सेल्फ डिपेंड खड़ा कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं 2005 के बाद एक अच्छी लोगों में सोच बन रही है रोजगार के प्रति। कोटा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ कुछ ऐसी मुस्लिम तंजीमें भी हैं जो यहाँ के मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि आज यहाँ के मुस्लिम तबके में तेजी से हालात बदले हैं, पर इतनी तेजी से भी नहीं कि यहाँ का मुसलमान आम तबके से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। कोटा शहर में ही वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां मौजूद हैं, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जहाँ पर 70% लोग गरीब रहते हैं और उनके इंतकाल के बाद उन सब लोगों को यहीं लाके दफनाया जाता है। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या है कब्र। यहाँ पे कब्र बनाई जाती है पक्की। क्यों? क्योंकि ये चट्टाने का एरिया है, अगर यहाँ पे मट्टी नहीं है। अगर सरकार यहाँ पे मट्टी डला दे और मट्टी की भरपाई पूरी हो जाए तो हमें पक्की कब्र बनाना नहीं पड़े। मालदार मरता है जब तो कोई परेशानी नहीं आती है, मगर जब कोई गरीब मरता है तो जब परेशानी आती है, क्योंकि कच्ची कब्र 500 से 700 रुपये में तैयार हो जाती है और पक्की कब्र के लिए हमारे को कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादातर संपत्तियों पर कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। कोटा की कुछ तंजीमों ने अपनी संपत्तियों के लिए अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हमारी टीम पहुंची कोटा के वक्फ नगर स्थित जंगली शह कब्रिस्तान। अभी कुछ दिन पहले तक इस कब्रिस्तान पर ढेर सारे अतिक्रमण थे, पर आज यहाँ कुछ लोगों और तंजीमों के खड़े होने और चेयरमैन जिला वक्फ कमेटी की मदद से इस कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ये करीब 36 बीघा जमीन हुआ करती है, जिस पे चारों तरफ कब्जे थे। जब हम यहाँ काम स्टार्ट किया तो कब्जेदारों ने हमें आके डराया, धमकाया, सब कुछ किया, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही। हम सभी ने मिलकर एक ऐद किया कि यहाँ पर हमें इस कब्रिस्तान को एक अच्छा क्यों नहीं कि हम यहाँ, ये है अपने आखिरत की जगह है, अगर वही सही जगह नहीं होगी तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हम जब यहाँ आके हमने यहाँ देखा, काम करना स्टार्ट किया, इस दलदल को मिट्टी भरना चालू किया, तो रात दिन हमने काम स्टार्ट किया। कब्जेदारी आए, झगड़े भी हुए, मोहब्बत से बात करी, सबसे समझाया भाई आखिरत की जगह, इसमें अपन कब्जा नहीं करें। समझा के हमने पूरी जगह खाली कराई। सभी एक वर्किंग कमेटी का गठन हुआ। वर्किंग कमेटी ने हमारे साथ रात दिन यहाँ काम किया, पैसे भी लगाए सबने। हमने जिस एक कमेटी का गठन किया 1 साल पहले, जिसको जिला वर्किंग कमेटी का नाम हमने दिया, उस वर्किंग कमेटी में हमने सिर्फ एक ही बात कही कि इसमें वो सभी लोग शामिल होंगे जो किसी भी पार्टी से हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आरएस हो या आईपीएस हो। और उसका मैं सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि हमने उस तंजीम के गठन के बाद ऐसे कई मसले जो मुसलमानों के बहुत बरसों से पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको इस तंजीम के माध्यम से, वर्किंग कमेटी के माध्यम से कई हद तक सोल्व करने का प्रयास किया। उसमें हम 90% कम से कम सक्सेस भी हुए। अभी जंगली शाह कब्रिस्तान में एक वर्किंग कमेटी बनी थी, उसमें उस वर्किंग कमेटी ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया हमें। उसमें इस जंगली शाह परिसर में करीब 32 लोग अतिक्रमणकर्मी थे और कुछ किराएदार थे। तो वर्किंग कमेटी ने उनसे सहयोग करके, उनसे बातचीत करके पूरा प्रीमिसेस खाली कराया। पूरे जो यहाँ स्टॉक थे, कई लोगों ने कबाड़ी की दुकानें लगाई हुई थी, तो काफ़ी लोगों की समझाइश के बाद, वर्किंग कमेटी की समझाइश के बाद, उन लोगों ने अपना
टाइम लगे, वक्त लगे, जगह खाली करके दिए और वर्किंग कमेटी ने पूरी इस जंगलीशाह परिसर में मिट्टी डलवाई, कई हज़ार ट्रक मिट्टी डलवाई इसमें। उसके अलावा ट्रैक बनवाए और उसके अलावा पूरे 37 बीघा की जो परमिसेस है उसमें आपका ये महफिल खाना भी है। पूरे परमिसेस की बाकायदा 8-8 फुट बाउंड्री वाल, करीब 1400 रनिंग फुट बाउंड्री वाल कराई। ये सारे वर्किंग कमेटी और जन सहयोग से हुआ है। इसके लिए हम वर्किंग कमेटी को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे राजस्थान में पहला ऐसा केस है कि 32 जो कब्जेदारी थे उन लोगों ने अपने कब्जे खाली करके दिए वर्किंग कमेटी के सहयोग से। जिला वक्फ कमेटी चेयरमैन का कहना है कि प्रशासन उनका जरा भी साथ नहीं देता, नहीं तो काफी काम किया जा सकता है। पिछले कई सालों से इसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पुराने चेयरमैनों ने ध्यान नहीं दिया और काफ़ी अतिक्रमण हो गए। लेकिन अगर राजस्थान गवर्नमेंट चाहे तो एक अतिक्रमण सेल बनाए, एक ज़िलेवार या कम से कम एक संभाग में तहसीलदार या अतिरिक्त कलेक्टर को नियुक्त करे। मेन प्रॉब्लम यह है कि प्रशासन का सहयोग नहीं है। जो हमें अतिक्रमण वहाँ से कानूनन हमें खाली कराने के लिए दिए हुए हैं उसमें हमारे पास आज तक कोई भी प्रशासन का सहयोग नहीं है। हमने कई बार कलेक्टर को लिखा, यहाँ के सीओ को लिखा, तहसीलदार को लिखा, लेकिन हमें वो प्रशासन मुहैया नहीं कराता। कोई हमें पुलिस या कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलता। तो ये था कोटा शहर के आसपास बने मुस्लिम मोहल्लों का हाल, जो आज भी सरकार की मदद की राह देख रहे हैं। अगर इनको भी समय से मदद मिल जाए तो शायद इनके भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे।